अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि तुर्गत और असलान का निकाह मुकम्मल हो चुका था। इस किस्त के आगाज़ में अरसिज़ कारा जैसर में एक दुकान में मौजूद था। इतने में अब्दुर्रहमान के साथ जाने वाले सिपाही वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि अरसिज़ ने अब्दुर्रहमान को कहा था कि उन्हें शाम के वक्त मेरे पास भेज देना। अरसिज़ उन साहब से कहता है, मैं जानता हूँ कि आप साहब यहाँ इस्लाम और अपनी रियासत के लिए शहीद होने आए हैं। हमारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि हमने अर्तुल साहब और उनके सिपाहियों को किले में दाखिल कराना है। हम 3 ग्रुपों में तकसीम हो जाएंगे। एक ग्रुप दाखिली दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों पर हमला करेगा और दूसरा ग्रुप गवर्नर के किले की दीवारों पर खड़े सिपाहियों पर हमला करेगा और तीसरा ग्रुप आरिस के सिपाहियों को दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ने से रोकेगा। अल्लाह आप साहब की मदद फरमाए। दूसरी तरफ जागदार कबीले में निकाह के बाद तुर्गत और असलान साहब से मिल रहे थे और सब उन्हें दुआएं और नेक ख्वाहिशात दे रहे थे। अर्तुल तुर्गत के कान में कहता है, सुबह सवेरे तुम किले के दरवाजे पर होगे। तुर्गत कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। इसके बाद वो सब मरकजी खेमे से बाहर आ जाते हैं। कबीले के लोग असलान और तुर्गत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फिर कबीले के सिपाही रवायती अंदाज में रक्स करके उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद तुर्गत और असलान चल पड़ते हैं। सब सिपाही रवायती अंदाज में खुशियां मना रहे थे। इसी दौरान इस्मा अंदर असलान के खेमे में चली जाती है और कहती है, मुझे माफ कर देना असलान खातून, और जहर की शीशी शरबत वाले मटके में अंडेल देती है। फिर वो बाहर निकल जाती है। बहादुर और उसकी बीवी भी अपने खेमे में मौजूद थे और बहुत गुस्से में थे। खराजा कहती है, ये सब अर्तुल का काम है। देख लेना एक दिन वो तुर्गत अल्प को जागदार कबीले का सरदार बनाकर रहेगा। बहादुर कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक दफा मैं अपना कबीला यहाँ ले आऊं और संजार पहाड़ों से तैयार होकर वापस आ जाए, फिर मैं इनकी जिंदगियां नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा। दूसरी तरफ तुर्गत और असलान अपने खेमे में पहुंच चुके थे। फिर तुर्गत कहता है, हम दोनों बहुत सी मुश्किलात और इम्तिहानों से गुजरे हैं और फिर भी हम यहाँ हैं असलान खातून। असलान कहती है, हम दोनों मिलकर वो दिया उठाएंगे जो अंधेरों को खत्म कर देगा तुर्गत, और हम मिलकर मुश्किलात से लड़ेंगे। तुर्गत कहता है, कल हम कारा जैसर किले में अपना झंडा लहरा देंगे इंशाल्लाह। असलान पूछती है, क्या आप जंग पर जा रहे हो? तुर्गत कहता है, हम सुबह होते ही किले के दरवाजे पर होंगे। अगर मैं शहीद हो गया तो तुम बाकी सारी जिंदगी मुझ पर फख्र करना। फिर असलान एक मटके से शरबत डालने लगती है जिसमें इस्मा ने जहर मिला दिया था। एक बर्तन वो तुर्गत को देती है और दूसरा खुद पकड़ लेती है और तुर्गत को कहती है, जंग मुबारक हो तुर्गत, अल्लाह तुम्हारी तलवार को तेज करे। तुर्गत कहता है, अमीन। फिर वो दोनों बिस्मिल्लाह पढ़कर शरबत पीने लगते हैं। दूसरी तरफ सादुद्दीन भी एक जगह मौजूद था और सख्त गुस्से और गम में मुब्तला था। फिर वो बैठकर शरबत पीने लगता है और कहता है, अगर मेरा दिल गम में मुब्तला है तो मैं तुम लोगों को भी तबाह किए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। अर्तुल, मैं तुमसे अपना इंतकाम लूंगा। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे हिसाब लूंगा जो तुमने किया है। दूसरी तरफ तुर्गत नमाज अदा करने के बाद दुआ मांग रहा था, जबकि असलान बिस्तर पर बैठी थी। इतने में उन दोनों को जहर का असर होने लगता है और दोनों दर्द से तड़पने लगते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान ने वो कागज अर्तुल को दे दिया था जो उसे अरसिज़ ने दिया था। वो पढ़ने के बाद अर्तुल कहता है, जैसा कि अरसिज़ ने कहा है कि जब रात वाले मुहाफिज किले का दरवाजा खोलेंगे तो हम हमला कर देंगे। किले के अंदर मौजूद हमारे सिपाही पहला हमला करेंगे जब दरवाजा खुलेगा। हम दिन वाले मुहाफिजों के आने से पहले किले में दाखिल हो जाएंगे। हकीम अर्तुल कहता है, लेकिन अगर हमें जाने में ताखीर हो गई तो हमारे अंदर वाले सारे सिपाही मारे जाएंगे। वामसी कहता है, हमारे घोड़े बिजली की तरह तेज जाएंगे इंशाल्लाह। अर्तुल कहता है, हम सूरज निकलने से पहले किले के करीब मौजूद होंगे ताकि किले में दाखिल होने से पहले घोड़ों को काफी आराम मिल जाए। वापसी पूछता है, ये अरसिज़ कौन है सरदार?
अर्तुल कहता है, वक्त आने पर तुम्हें यह पता चल जाएगा बामसी। अब तुम जाकर औरतों को बुलाओ। अब वक्त आ गया है कि हम उनको कल की जंग के बारे में आगाह करें। बामसी उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ असलहान और तुर्गुत जहर की वजह से तड़प रहे थे। असलान कहती है, ये हमारे साथ क्या हुआ है तुर्गुत, ये किसने किया है? तुर्गुत कहता है, तुम ठीक हो जाओगी असलान, थोड़ा सब्र करो। असलान कहती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। फिर तुर्गुत खड़ा होने की कोशिश करने लगता है और कहता है, यार अब मुझे कुछ ताकत अता फरमा। फिर वो बहुत मुश्किल से खेमे से बाहर निकल जाता है, जबकि असलान तड़पते तड़पते बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल अपनी वादा को बताता है कि जंग का वक्त आ गया है, हम कारा जैसर किले पर हमला करने वाले हैं। आयमा खातून उसे नेक ख्वाहिशात देती हैं। फिर अर्तुल हलीमा से मिलता है। हलीमा और अफसा भी उन्हें जंग में कामयाबी की दुआएं देती हैं। फिर वो सब खेमे से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राजा अंदर जाकर बहादुर को कहती है, मरकजी खेमे के सामने कुछ गड़बड़ है। अर्तुल के सिपाही इकट्ठे हुए हैं और लगता है कि वो किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं। बहादुर कहता है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर बामसी अर्तुल को कहता है, आखिरकार तुर्गुत की भी तन्हाई दूर हो गई है। अब हम कारा जैसर किला फतह करके 2 खुशियां मनाएंगे। फिर अर्तुल कहता है, चलो सिपाहियों रवाना हो जाओ। अर्तुल घोड़े पर सवार हो जाता है। वो सब जाने के लिए तैयार थे। इतने में तुर्गुत मरकजी खेमे से निकलकर बाहर आ जाता है। एक सिपाही उसे इस हाल में देखकर परेशान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ तुर्गुत? तुर्गुत दर्द से तड़प रहा था। फिर वो सिपाही जोर से अर्तुल को आवाज देता है। इतने में तुर्गुत नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। अर्तुल फौरन घोड़े से उतरकर तुर्गुत के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या हुआ तुर्गुत? लेकिन तुर्गुत कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। बामसी और अर्तुल लगातार उसे आवाजें देने लगते हैं। हलीमा सुल्तान और दूसरी औरतें अंदर असलान के पास पहुंच जाती हैं और उसे इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। बाहर हकीम अर्तुल तुर्गुत का मायना करके कहता है, इसको जहर दिया गया है सरदार। इतने में तुर्गुत मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है। सिपाही उसे उठाकर मरकजी खेमे में ले आते हैं। इतने में हलीमा आकर कहती है, अंदर असलान खातून की हालत बहुत बुरी है। हकीम अर्तुल कहता है, तुर्गुत को भी अंदर ले चलें, अंदर मैं दोनों का ख्याल रख सकूंगा। इतने में बहादुर भी वहां पहुंच जाता है। सिपाही तुर्गुत को उठाकर असलान वाले खेमे में ले जाते हैं। बहादुर पूछता है, मेरी भतीजी कैसी है अर्तुल साहब, क्या हुआ है? अर्तुल कहता है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ बहादुर साहब, हत्ता के पहाड़ भी इस वक्त मेरे गुस्से को काबू नहीं कर सकेंगे। आप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर बहादुर वहां से चला जाता है। फिर अर्तुल जावेदार कबीले के सिपाही किरजा को कहता है, कोई भी शख्स कबीले से बाहर ना जाने पाए। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे मारने की बजाय फौरन मेरे पास ले आना। किरजा कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर अर्तुल अंदर तुर्गुत और असलान के पास पहुंच जाता है। फिर हकीम अर्तुल सामसा को कहता है, तुम फौरन काय कबीले जाकर मेरी दवाइयों वाला बैग उठाकर यहाँ लाओ। बामसी कहता है, यह सब हारिस ने किया है सरदार। वो जान गया होगा कि हम हमला करने वाले हैं। चले किले जाकर उसका सर उतारते हैं। अर्तुल उसे खामोश करा देता है। हकीम अर्तुल कहता है, मुझे पता चलाना होगा कि ये किस तरह का जहर है, फिर मैं कोई दवा तैयार कर सकूंगा। अर्तुल कहता है, मैं वो आदमी तलाश करूंगा जो हमें जहर के बारे में बताएगा अर्तुल साहब। बामसी तुम मेरे साथ आओ। अर्तुल और बामसी बाहर निकल जाते हैं। हकीम अर्तुल दोनों को नमक वाला पानी पिलाने लगता है। इतने में जावेदार कबीले का ढोल बजता है। कबीले के बाहर गोकतू और अल्पामिश बैठकर इसी का इंतजार कर रहे थे। अल्पामिश कहता है, तो इस्मा खातून ने अपना काम कर दिया। गोकतू कहता है, अब तुम यहाँ इस्मा खातून का इंतजार करो। जैसे ही वो यहाँ आए उसको कत्ल कर देना और तुम्हें अमीर सादुद्दीन अपने साथ कोनिया लेकर जाएंगे। फिर गोकतू से सोना देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गुत और असलान को उल्टी करवा दी गई थी। इसके बाद वो दोनों को होश में आ जाते हैं। फिर उन दोनों को नमक वाला मजीद पानी पिलाया जाता है ताकि वो उल्टी कर सकें। मरकजी खेमे में अर्तुल कहता है, हम पहले उस शख्स को तलाश करेंगे जिसने तुर्गुत और असलान को जहर दिया है। फिर उससे पूछेंगे कि उसने ये किसके हुक्म पर किया है। इसलिए जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता हम किले पर हमला नहीं करेंगे। अब्दुर्रहमान तुम फौरन किले जाकर सिपाहियों को खबर दो कि वो वापस आ जाएं और अर्शिद को कहो कि वो निकाया से आने वाले ताजिर को पकड़कर मेरे पास लाए। ये सुनकर अब्दुर्रहमान वहां से रवाना हो जाता है। हकीम अर्तुल कहता है, अगर हम जहर की दवा तैयार ना कर सके तो ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ चले जाएंगे। मैंने ऐसा जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों होश में हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे। इनके जिस्म बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। जिस किसी ने भी ये किया है वो चाहता था कि ये दोनों बहुत तकलीफ से मरें।
अर्तुल पूछता है, जहर का पता लगाकर दवा तैयार करने में आपको कितना वक्त लगेगा अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, हमारे पास सूरज ग्रूब होने तक का वक्त है सरदार, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अर्तुल बामसी को कहता है, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है बामसी, फौरन किरजा और इस्मा खातून को ढूंढो और जो शख्स इनके खेमे में दाखिल हुआ है उसको फौरन पकड़कर मेरे पास लाओ। ये सुनकर बामसी और दूसरे सिपाही बाहर निकल जाते हैं। हकीम अर्तुल पूछता है, ये काम कौन कर सकता है सरदार? अर्तुल कहता है, या तो अमीर सादुद्दीन या फिर उसका कुत्ता बहादुर। उन्होंने ठीक जंग के वक्त हमारे लिए जाल बिछाया है। अगर हम इस चीज का पता ना चला सके तो बहुत खून बहेगा। और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है।